हाँ जी बेटा। तो एडवांस कैपिटल बस्टिंग रिस्क एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो रिस्क एनालिसिस वाले पार्ट पे जाने से पहले ना इन्होंने थोड़ा सा रिस्क को थोड़ा समझाया भी हुआ। दो लाइनें अगर आप सुनना चाहते हैं उसमें भी तो सुन लें। डीलिंग विद रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहता बात करते हैं। While discussing the capital busting or investment valuation techniques at intermediate level, the paper of FM, we have assumed investment proposal do not involve any risk और कैश फ्लो हमें सर्टेनिटी के साथ पता। अब आपका जो बच्चा वो वाला है ना जिसने वो किया हुआ रिस्क एनालिसिस होगा, नहीं हमने ऐसा नहीं माना था। यार 2 मिनट इनकी बात सुनो ना। नए कोर्स के अकॉर्डिंग चलो। नए कोर्स में इंटर में रिस्क एनालिसिस नहीं है, तो उस बच्चे को यही पता है कि कैश फ्लो ये आ ही जाएगा। assumption was taken to simplify the understanding of capital busting. However, in practice assumption सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर एक्सपोज टू वेरियस डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब कई तरह के जोखिम इनमें होते हैं। There can be three type of decision makings. डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जब कैश फ्लो सर्टन हो। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग रिस्क, व्हेन कैश फ्लो इन्वॉल्व रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइंड। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, व्हेन कैश फ्लोज आर अनसर्टेन एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी असाइंड। वन इज सर्टन सिचुएशन, सेकंड वन इज इन्वॉल्विंग रिस्क, जहां आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। और फिर कहते हैं जी अनसर्टेनिटी है, जहां पे कैश फ्लो अनसर्टेन हो, प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं हो रही है। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेगा। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी। अब जैसे हम कहते हैं ना शेयर मार्केट में बहुत रिस्क है, क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स में वेरिएबिलिटी है। कभी अच्छा दिन, कभी बुरा दिन, कभी बहुत बुरा दिन। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रिटर्न कंपेयरिंग विद द एस्टिमेटेड रिटर्न्स। बंदा शेयर मार्केट में भी एस्टिमेट लगा के आता है, लास्ट 10 ईयर्स में हुआ, 5 सेल में ये हुआ, एक्चुअल में रिटर्न अलग आ जाती है। मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ रिस्क मेजरमेंट आर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कहता है जो कॉमन टेक्निक्स हैं रिस्क मेजरमेंट की, वो एसडी और सीवी है। There is a thin difference between the risk and uncertainty. In case of risk, probability distribution of cash flow is known, and when no information is known to formulate a probability distribution, situation को uncertainty कहते हैं। एमसीक्यू के लिए पढ़ लिया तो अच्छा ही है। कहते हैं रिस्क में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो बोले प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हो, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आप कह सकते हो कि ये चीज आएगी। जब आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगा सकते तो उस सिचुएशन को अनसर्टेनिटी कहते हैं। वैसे कहता है इन दो टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। रीजन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग। मेन रीजन फॉर कंसिडरिंग रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग आर दीज। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड व्हाइल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट फॉर अ लेवल ऑफ रिस्क। एडजस्टमेंट फॉर रिस्क इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन whether the return out of the projects are proportionate with the risk borne। जिस तरह कहते हैं ना, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न मांगूंगा। तो कहते हैं ये रिस्क एडजस्टमेंट जरूरी है ताकि हम ये चेक कर पाए कि जिस तरह का जोखिम हमने उठाया है उस हिसाब से रिटर्न आइए। whether it is worth investing in a project over the other options. Risk adjustment is required to know the real value of the cash inflow. Higher risk will lead to higher risk premium and also the expectation of higher return. Internal and external factor affecting the capital busting season, project specific risk, company specific, भाई ये एक बार रीड कर लेना, ये तुम कर सकते हो। अब मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द रिस्क हम उस दिन देंगे, काफी पुराना भी याद आया है। अब इंस्टीट्यूट कह रहा है भाई एक बार सुन लो यार मेरे से सारे अच्छे से। चलो सुना लो भाई, जो भी है कोई चक्कर नहीं है, कुछ काम ही आएगा। जिसको पहली बार करना है उसको तो बहुत अच्छे समझ आएगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है जी। यूज ऑफ स्टैट्स, मैथ स्टैट्स आ गया। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर अबाउट द चेंजेस, अबाउट द चांसेस दैट द इवेंट विल अक्कर। व्हेन इवेंट इज सर्टेन टू अक्कर तो प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर कोई चांस ही ना हो उस चीज के होने का तो प्रोबेबिलिटी 0 है। इन बिटवीन हो तो 50-60%, 20% कुछ भी। कहता अब जैसे हमने कैश फ्लोज पे प्रोबेबिलिटी लगानी है। बेस्ट गेस 3 लाख, हाई गेस 2 लाख, लो गेस 120। इनकी प्रोबेबिलिटी आपने ये लिख दी। 0.3, हाई गेस की 60%, लो गेस की 10%।
कहते हैं इन अबव एग्जांपल द कैश फ्लो विल बी 3 3 एंड ये 3 2 एंड 1 ये बस भाई इतना तो आता ही है। अब एक्सपेक्टेड कैसे निकालने हैं? कहता है आप कैश फ्लो नंबर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी नंबर 1 कर दो और ऐसे 1 से शुरू करके एन तक चलते जाओ। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आर कैलकुलेटेड एज अंडर। 3 लाख जैसे ये दिया इंटू प्रोबेबिलिटी, 2 लाख दिया इंटू प्रोबेबिलिटी, और ये आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ गए 2,22,000। ये आपके सामने है। अब एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालनी? कहता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उससे भैया आप एक्सपेक्टेड एनपीवी तक भी पहुंच जाओगे। क्लियर कर रहा है? कहता मैंने यहाँ ये लिख दिया कि एनपीवी आ जाएगी ऐसे, क्योंकि मैं कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड एनपीवी सिंगल पीरियड मेथड, तो टॉपिक शुरू हो चुका है जी पूरा। मैंने पहले कह दिया कि अगर आप ये जो भी क्वेश्चन कराएगा इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चन ये कर गए, तो आपके हमारी असाइनमेंट के दिए हुए क्वेश्चन और किताबों में दिए हुए ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आप बाद में चेक भी करते हैं तो। इनको आप ध्यान से करें, शुरू काम शुरू है। पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो। डिस्काउंट रेट इज 10%। दोनों प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 माने। प्रोजेक्ट ए और बी, इवेंट पॉसिबल ए बी सी डी ई, और इसमें क्या कैश फ्लो आ सकते हैं और क्या उनकी प्रोबेबिलिटी है, वो आपको सारा साफ साफ दिया हुआ है। तो इसमें अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना हो तो वो आपके सामने है। कैश फ्लो इनटू दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये देखो ना, कल्ले कल्ले पे प्रोबेबिलिटी लगा दो यार। एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरम लग रही है भाई प्रोबेबिलिटी की। 8,000 आने के 10% चांस है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 800। इसके 10,000 आने के 20% चांस है, 2,000 ये आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगले प्रोजेक्ट का 16। तो सवाल बड़ा ही घटिया है, 1 साल ही बताया गया यार ये। तो 1 ईयर की डिस्काउंटिंग होगी, 12,000 आ सकते हैं 1 साल के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया। 16,000 आ सकते हैं 1 साल के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया। 10,000 माइनस कर लिए। ज़्यादा एनपीवी बी की है, आप तो उस तरफ चले जाओगे। ठीक है भाई, तो अभी कुछ ज़्यादा हाईफाई बात नहीं हुई, आप ये कह सकते हो। अब कहते हैं जो मल्टी पीरियड आ जाए, उसमें 1 साल था, अब मल्टीपल पीरियड आ गए, कोई बात नहीं। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना, ये ईयर 1 के आ जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना ईयर 2, ऐसे तो ये 3। 3 साल के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई होते गए, पहले साल के 6,000 आ गए, अगले के 4,800, फिर 4,200। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू 10% के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गई है, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, आपकी एनपीवी आ जाएगी। माल है सर। पर पेपर में पूछेंगे ऐसा ना बेटा ना, इतना आसान नहीं पूछेंगे। वेरिएंस वूरियंस स्टैंडर्ड डिवीजन बीच में चलो आ जाए तो फिर चलो कहानी बन जाए। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तो वार्म अप हो रहा है, वार्म अप एग्जांपल्स हैं कि चलो देखो भाई क्या क्या दिया। अब रिस्क और आगे बढ़ता है, रिस्क की मेजरमेंट की बात होगी। कहता आओ वेरिएंस सीखे फिर एसडी सीखेंगे। वेरिएंस इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन द नंबर्स इन डाटा सेट फ्रॉम इट्स एवरेज। ये सब मैथ स्टैट्स में आपने बहुत किया, छोटे होते से इकोनॉमिक्स में भी चलता आ रहा। तब तो ऐसा डाटा भी आया था कि ये 10 वर्कर हैं एक कंपनी के, उनका वेट या हाइट दिया हुआ, इसमें आप एसडी निकालो, वेरिएंस निकालो। अब पढ़ो इसको, वेरिएंस है क्या? डिग्री ऑफ डिस्पर्शन मतलब वेरिएबिलिटी बिटवीन द नंबर्स, नंबर्स में कितनी वेरिएबिलिटी है, फ्रॉम द एवरेज ऑफ दैट सेट। अब अगर मान लो सबकी हाइट 170 से लेके 180 सेंटीमीटर की रेंज में दे रखी हो, कोई 174 हो, कोई 178 हो, कोई 180 हो, तो हम देख लेते हैं कि ज़्यादा कोई वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि 2-4 सेंटीमीटर का ही फर्क है। सब एक एज ग्रुप के बंदे हैं। वहीं अगर आप कह दो कि नहीं जी इसमें तो 8 साल का बच्चा भी है और 25 साल का बंदा भी है, 18 साल का पूरा ग्रोन अप बंदा भी है, तो भाई वेरिएंस काफ़ी आना लग जाएगा। कोई छोटे बच्चे भी आ गए ना हाइट सेम, वहाँ जहाँ डाटा सेट के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगी वहाँ वेरिएंस ज़्यादा आएगा। इन अ वेरी सिंपल वर्ड, वेरिएंस इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज of data set from the every number of the data set। तो ये वेरिएंस दिखाया इन्होंने, कहते हैं जी कैश फ्लो
माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो उधर स्केयर कर लो, इनटू प्रोबेबिलिटी कर लो। आपने पहले कैसे किया हो मैं बताऊं आपको। आपने एक तो की हुई स्टैंडर्ड एविशन, वो ऐसे वाली की हुई है, प्रोबेबिलिटी वाली नहीं, डिवाइड बाय एन। वेरिएंस का मतलब होता था कि यार भाई या तो ऐसा करो, स्क्वायर रूट अंडर रूट ना करो, ये वेरिएंस ही है, या एसडी का स्क्वायर कर लो। अब ये वाली जो चीजें बेस्ड होती हैं वो हिस्टोरिकल डाटा पे होती हैं, जैसे रेनफॉल पिछले 10 साल की, पिछले 10 साल के बंदे की कमाई, ये वो। आपके इस चैप्टर में चलना है ज्यादा अनसर्टेनिटी वाला माहौल, रिस्क वाला माहौल, तो ये एक्स ही है बेटा, ये मीन ऑफ एक्स ही है समझो। पर ये डिवाइड बाय एन नहीं होंगे, मल्टीप्लाई बाय पी होंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी वाला मीन निकाल लोगे। आपको तो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर ये वैसे मीन निकालते तो सम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ये डिवाइड बाय एन होना चाहिए था। पर सर ये तो हिस्टोरिकल डाटा थोड़ा ना, ये तो एक ही साल है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ये भी आ सकता। तो मीन प्रोबेबिलिटी में ना आप समझ लो इनटू पी से ही आता है, डिवाइड बाय पी से नहीं आता। तो नीचे हम पढ़ते रहते हैं, वेरिएंस measures the uncertainty of value from its average. Thus variance help organization to understand the level of risk that it might face on investing in a project. कहता वेरिएंस दर्शाता है अनसर्टेनिटी ऑफ ए वैल्यू फ्रॉम इट्स एवरेज, कि कितना ज्यादा वेरिएंस है तो भाई और ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अब वेरिएंस वैल्यू ऑफ जीरो वुड इंडिकेट, कहता अगर वेरिएंस की वैल्यू आपकी जीरो आ जाए, ये इंडिकेट करेगा कैश फ्लो जनरेटेड ओवर द प्रोजेक्ट वुड बी सेम। वेरिएंस वैल्यू जीरो होने का मतलब कि एवरेज से कोई खास डिफरेंस ही नहीं, तभी जीरो हुआ। दिस माइट हैपन इन अ केस, ये थ्योरी इसलिए पढ़नी जरूरी है कि एमसीक्यू भी आ सकता, वेयर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस इन रिटर्न फॉर ए स्पेसिफिक सम। तो फिर तो ऐसा हुआ होगा कि आपको पक्का कोई काम मिल ही गया है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पैसा मिलता जाएगा, आप अपना काम करते जाओगे, तो वेरिएंस जीरो हो सकता। लार्ज वेरिएंस इंडिकेट देयर विल बी लार्ज वेरिएबिलिटी। लार्ज वेरिएंस का मतलब कि एवरेज से आप बहुत बहुत दूर जा सकते हैं। ये कब होगा? दिस हैपेंस इन अ केस वेयर द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन इज वेरी इनोवेटिव and would require a certain time frame to market the product and able to develop the customer base, generate revenue. तो एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो उसमें अच्छे से कर पाए तो बहुत अच्छा कमा भी लोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ये दिखाएगी। नहीं कर पाए तो बहुत कम कमाओगे, अकॉर्डिंगली वेरिएंस की वैल्यू तो आप पे ही ज़्यादा हो जाएगी। स्मॉल वेरिएंस वुड इंडिकेट, देखो पहले जीरो वेरिएंस समझाया, लार्ज समझाया, अब स्मॉल। कैश फ्लो कहते हैं जी फिर समवट स्टेबल ही रहेंगे। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोडक्ट जिनकी एक एस्टेब्लिश मार्केट है, जैसे एफएमसीजी वगैरह में आ जाओ। अब भाई वेरिएंस थोड़ा कम यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा चलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन of individual items from the set of its average. Square root of variance is called SD. For capital budgeting decision, SD is used to calculate the risk associated. फिर इन दोनों की इंपॉर्टेंस भी समझा रहा। जैसे इन्होंने जीरो वेरिएंस, लार्ज वेरिएंस, स्मॉल वेरिएंस समझाया ना, ये जरूरी है क्योंकि आपको सर एमसीक्यू में काम आएगा ये। For making capital budgeting decision, these two concepts are important to measure the volatility in the estimated cash flow and profitability. Volatility जिस तरह हम कहते हैं ना वेरिएबिलिटी को, कितना उछाल आ सकता है, गिरावट आ सकती है, वो सब हेल्प करेगा ये दोनों अगर हम मेजर करेंगे। बोथ द कंसेप्ट मेजर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड को बोला मीन। वेरिएंस मेजर्स द रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी व्हाइल स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। वेरिएंस कहता है जी एक रेंज देगा, ये आपको रिस्कीनेस बताएगा। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन विच एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर क्लोज टू द एस्टिमेटेड, वो लेस रिस्की होगा, उधर वेरिएंस भी कम आएगा और एसडी भी कम आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर टू डिफरेंट स्टैट्स कॉन्सेप्ट बट क्लोजली इंटररिलेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट, हेंस वेरिएंस जो है वो एक प्री रेक्विजिट है जिसके बगैर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकता, पहले मुझे वेरिएंस चाहिए। अब आपको सवाल मिलने शुरू हो रहे हैं, कहता आप यहाँ वेरिएंस और एसडी निकाल दो दो प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है। सबसे पहले आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुंच जाना।
एस्टिमेटेड, फिर एक्सपेक्टेड तो सॉरी दी हूँ, एस्टिमेटेड निकाल लेनी। तो ये देखें सर, अल्टीमेटली ये भी इसे एक्सपेक्टेड ही बोल रहा है। तो भाई ये इन्होंने एक रेंज निकाल ली कि हाँ भाई 12,000 इसका मीन बनेगा, इसका बनेगा 16। अब करना क्या है, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में जाने का फायदा नहीं है। पहला कैश फ्लो है 8,000, कैश फ्लो वन माइनस, ये सच आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बहुत करते रहे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी वाली एसडी तो इतना स्लो तो समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे ही ये, फिर अगला, फिर अगला। आप रिटर्न्स में ऐसे करते थे। अब ये चीजें आ गई, इनका जो टोटल है दैट विल बी नोन एज वेरिएंस। 48 लाख का वेरिएंस आ गया बेटा, काफी तगड़ा। अब इसकी निकलेगी स्टैंडर्ड वेरिएशन, वो आएगी 2190.90। तो स्क्वायर है ना डिफरेंसेस का, एसडी निकालना भी जरूरी है। दूसरे प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हैं उनमें जो वेरिएंस की वैल्यू है वो इससे तकरीबन 4 गुना होगी, 176 लाख। और अंडर रूट करने के बाद वैल्यू यहाँ से तकरीबन डबल रहेगी। तो रिस्कीनेस सेकंड प्रोजेक्ट में ज़्यादा कहा जाए तो। अब सर कहानी आती है, जैसे जब पहली क्लासेस में ये बात हुई हुई ना छोटे लेवल पे, मतलब जो आपने अच्छी तरह पढ़ा हो, देखो अच्छी तरह पढ़ा हो हमेशा काम ही आता है यार, तो नुकसान कोई नहीं होता। तो वहाँ जैसे दो फैक्ट्रियाँ होती थी, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ शायद आपको याद आए, मैथ स्टैट्स में फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, उसमें ना वर्कर्स की वेजेस दे देते थे हमें। तो कहते थे कि भाई आप ये बताओ कि कौन सी फैक्ट्री में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है वेज पेमेंट में, इक्विटेबल वेजेस कहाँ मिलती हैं। पहले टीचर कहता था मीन निकाल लो, पहली फैक्ट्री की मीन वेजेस आई 5,000, दूसरे की आई 15,000। फिर कहा जाता था कि भाई वेरिएबिलिटी चेक करनी है तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकालनी पड़ेगी। इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आई 1,500 मान लो, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई 2,500। अगर खाली स्टैंडर्ड डिविएशन देख के कहोगे तो कहोगे जी वेरिएबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा डिस्पर्शन है, यहाँ ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। पर एक बात देखनी होगी मुन्ना, ये मीन वैल्यू भी 15,000 है जिसमें 2,500 की एसडी आ रही है। यहाँ मीन वैल्यू है भाई, मीन वैल्यू आपकी 1,500, पर मीन वैल्यू सिर्फ 5,000 है और उसमें 1,500 की डेविएशन आ रही है। तो सर आपका इशारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ है। हाँ सर, आपने सब ये किया हुआ है पोर्टफोलियो में, सीवी यहाँ पे ज़्यादा बेटर गाइड है। वो कहेगा आप ऐसा करो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन कर लो, 1,500 की वेरिएशन 5,000 के पीछे तो ये तो 30% हुआ, 2,500 की वेरिएशन 15,000 के पीछे, ये 16.67 हो गया। देख रहे हो भाई, तो कम वेरिएशन यहाँ मानी जाएगी। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट सा मैयर है, स्केल चेंज हो जाए तो उससे वो इफेक्ट हो जाता। 2,500 की वेरिएशन देख भी तो सही ना, वहां आई है जहाँ तेरा 15,000 वो होता है मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये काम नहीं आता, ये काम करके देता है सीवी। ये रिलेटिव मैयर है, प्रोपोर्शनेट मैयर है। अब यदि थोड़ी तारीफ सुने, क्योंकि आता तो सर हमें ये भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज a useful measure of calculating the risk associated with estimated cash inflow. However, in capital budgeting decision, management several times faced with the choosing between investment avenues. Under such situation, it become difficult for management to compare risk with the different projects using SD, क्योंकि सबकी estimated cash flows अलग होती हैं। कहता है एजे में, मतलब इनके कहने का मतलब है कि एसडी और मीन अलग अलग होते हैं यार, सीवी कहता है ज्यादा सही रहेगा। सीवी कैलकुलेट द रिस्क बॉर्न फॉर द एवरी परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ओहो, ये देखो फॉर्मूला, ये है आपका रिस्क स्टैंडर्डेशन, ये है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हर यूनिट ऑफ रिटर्न के पीछे कितना जोखिम आप उठा रहे हैं ये आपका सीवी बता देगा। फॉर्मूला स्टैंडर्डेशन अपॉन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल जी, ये नीचे वाला मीन है। Coefficient of variation enable management to calculate the risk borne by the concern for every unit of the return। ठीक है जी। Simply put, investment avenue which has a lower ratio of standard deviation to expected will be better risk return trade off।
तो भाई इसके बाद सवाल आपके सामने इस पे भी सवाल वही है सर, तो टाइम खराब ना कराएं, सीधा अपन सीवी पे आए। देखो सर, ये हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन है। अब आपका जो इधर मीन है एक्सपेक्टेड, वो 14,000 है। 2190 डिवाइड बाई 14,000, ये इधर सीवी आएगा। अगले प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड डिवीजन 4195 है, उसमें जो मीन एक्सपेक्टेड है वो 18,000 है, डिवाइड बाई 18,000। कंपेयर टू दिस, ये वाला बी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसकी सीवी की वैल्यू ज़्यादा है। कहता प्रोजेक्ट ए में रिस्क पर रुपी ऑफ कैश फ्लो 16 पैसे के करीब है, प्रोजेक्ट बी में 23 पैसे है, इसलिए प्रोजेक्ट ए कम रिस्की है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आती है एक और पुरानी टेक्निक, RADR। RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। सर ये क्या होता था? सर ये कहता होता था कि देखो यार, हर प्रोजेक्ट का रिस्क अलग होता, तो रिस्की प्रोजेक्ट को हाई रेट पे डिस्काउंट करना चाहिए, लेस रिस्की प्रोजेक्ट को लो रेट पे डिस्काउंट करना। ये कहता था कि भाई जहाँ रिस्क ज़्यादा है उसमें ज़्यादा रिस्क प्रीमियम मांगो। तो ये आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ देगा, फिर पीछे देगा। ये ओल्ड सीए फाइनल में आया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यूज ऑफ RADR is based on the concept that the investor demand high return from the risky project। कहता RADR इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारे इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न चाहिए होती है रिस्की प्रोजेक्ट से। Required rate of return on any investment should include the compensation for delaying the consumption plus compensation for inflation, which is equal to risk-free return plus compensation for any risk। ओहो, कहता जो एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना किसी इन्वेस्टमेंट में, उसमें तीन चीजें होती हैं। कंपनसेशन फॉर डिलेइंग द कंजम्पशन, मैं पैसा आज नहीं यूज कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कंपनसेट करो। प्लस मेरे पैसे की बाइंग पावर बना के रखो, मुझे इन्फ्लेशन के लिए भी पैसा दो। प्लस मैंने जोखिम उठाया उसके लिए भी पैसा दो। इफ द रिस्क एसोसिएटेड विद एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट is higher than the risk involved in a similar kind of project, discount rate is adjusted upward। कहता है अगर रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क इन्वॉल्व इन अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो भाई जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें डिस्काउंट रेट को अपवर्ड एडजस्ट कर दो भाई। अब एनपीवी का फॉर्मूला आपके सामने, यहाँ लिखा हो गया कि आपके नेट कैश फ्लोज हैं, उनको RADR पे डिस्काउंट करके आप अपना एनपीवी निकाल लो। अब RADR क्या है? कहते हैं RADR शॉर्ट में रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम का टोटल है। रिस्क प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ रिस्क बाय द इन्वेस्टर एंड द रिस्क अवर्जन ऑफ द इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स वही भाई, जिस तरह हम रिस्क की प्रोपोजिशन में ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे या उसे अवॉइड करेंगे। RADR ये है जी, फिर से आ गया। रिस्क फ्री रेट है जब कोई रिस्क ना हो, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला हो गया। रिस्क प्रीमियम है रेट ऑफ रिटर्न ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। और हाई प्रोजेक्ट रिस्क प्रीमियम हाई होगा, लो प्रोजेक्ट के लिए रिस्क प्रीमियम वुड बी लोअर। अब कहते हैं एक एंटरप्राइज है, वो इन्वेस्ट कर रही है 100 लाख रुपए प्रोजेक्ट में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, रिस्क प्रीमियम भी 7% है, लाइफ 5 ईयर। ये कैश फ्लोज है मुझे। कहता है आप एनपीवी निकाल दो रिस्क फ्री रेट पे, पहले तो इसका मतलब 7% भी चाहता कि सॉल्व हो जाए, फिर रिस्क एडजस्टेड रेट पे भी हो जाए। पहले भाई 7% पे इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। आपने क्वेश्चन बना के देख लेने सारे जो आपको लगे, माइनस आउटफ्लो कर दिया, ये आ गया। अब अगले पार्ट में तुम 7 को 14 कर दोगे, तो अकॉर्डिंगली भाई आपका डिस्काउंट रेट बहुत ऊपर चला गया, प्रेजेंट वैल्यूज बहुत कम हो जाएंगी, एनपीवी भी नीचे आ जाएगी। अब इस टेक्निक को इंस्टीट्यूट थ्योरेटिकली एंड करने लगा। कहता एडवांटेज वाइज हम कह सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है समझना। इट इनकॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम, यस। लिमिटेशन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द रिस्क प्रीमियम, रेट तो आप ही एडजस्ट करना होगा। एनपीवी कैन बी कैलकुलेटेड पर एसडी उसडी तो आपने निकाली नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी छोटी मोटी टेक्निक्स में इस तरह की बातें तो हो ही जाती हैं कि एन प्रॉपर टेक्निक तो नहीं इसे कहा जा सकता, पर जितना कुछ उसने सिखाया वो ठीक भी है, इतना कोई गलत भी नहीं है। एक टॉपिक मैं आपको और अप करा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में कोशिश ये होगी कि आप बैक क्वेश्चन से पहले इनके क्वेश्चंस कर लो। यार एसडी उसडी बथेरे क्वेश्चनों में इन्होंने करवानी है। अब आता है सर्टेनिटी इक्वलेंट।
मैं सर इसको प्रैक्टिकल समझा दूं। ये इसमें ये कहते होते हैं कि जो कैश फ्लोज होते हैं ना प्रोजेक्ट के, वो अनसर्टेन होते हैं। तो आप उनको सर्टेनिटी इक्वलेंट वैल्यू दो जो 0 से लेके 1 तक जा सकती है। अब जैसे ये 10 लाख का कैश फ्लो पहले साल में है, इधर सर्टेनिटी इक्वलेंट है 0.9, तो इसकी सर्टेन वैल्यू होगी 9 लाख। 1 लाख इंटू 0.9। जब कैश फ्लो सर्टेनिटी इक्वलेंट के फैक्टर पे लग गए, जो मैंने कहा 0 से लेके 1 तक हो सकता है, इट कैन बी 0.4, इट कैन बी 0.75। इसका मतलब ये एक ओवरऑल एस्टिमेशन था, एक्सपेक्टेशन थी कि ये हो सकता है। सर्टेनिटी इसका वो हिस्सा है जो पक्का हो जाएगा। जब सर्टेन वैल्यू आ गई कैश फ्लोज की, तो टेक्निक ये कहती है कि एनपीवी फिर आरएडीआर या हाई रेट पे नहीं निकल सकती, रिस्क फ्री रेट पे निकल सकती। ये करना होता है इसमें कि जब तुमने 10 लाख के अकॉर्डिंग सॉल्व ही नहीं करना, तुम कह रहे हो इसमें से सर्टेन बताओ कितना, तो सर्टेन जो है उसमें रिस्क ही नहीं है। जब रिस्क ही नहीं है तो डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री रेट पे होगी। भाई साहब इतना ज्यादा कुछ इसके लिए यहाँ लिखो, पता नहीं केड़ी केड़ी किताबों से उठा के 2 मिनट पढ़ना है तो पढ़ लो। Certainty equivalent is an approach dealing with risk in the capital budgeting. It involves expressing the risky future cash flows in terms of certain cash flows. Risky future cash flow को certain करने की बात है, which would be considered by the decision maker as their equivalent. That is, the decision maker would be indifferent between the risky amount and the lower risk amount considered to be its equivalent. Certainty equivalent is a guaranteed return that the management would accept rather than accepting a higher but uncertain return. तो ये वो अमाउंट होगा जो मैनेजमेंट कहेगी हमें ठीक है भाई, रादर देन एक अनसर्टेन अमाउंट के पीछे दौड़ने में। दिस अप्रोच अलाउ डिसीजन मेकर टू इनकॉर्पोरेट हिज और हर यूटिलिटी फंक्शन। इन दिस अप्रोच अ सेट ऑफ रिस्क लेस कैश फ्लो इज जनरेटेड। स्टेप्स बता रहा है इस चीज के भी। कहता रिमूव द रिस्क बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सर्टेन कैश फ्लोज, सब्स्टिट्यूटिंग इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम द रिस्की। कहता ये कैसे कर सकते हो, रिस्की वाले को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कोफिशिएंट आता कैसे है, कहता सर्टेन कैश फ्लो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एग्जाम्पल देखना इंस्टीट्यूट के कैसे कैसे आएंगे। ऑन टॉसिंग आउट अ कॉइन, इफ इट कम्स हेड यू विल विन 10,000, इफ इट कम्स आउट टू बी टेल यू विल विन नथिंग, दस यू हैव 50% चांस 10,000 जीतने का। यस, दो ही आउटकम है ना। 10,000 इंटू 50% कर लो, कहते 5,000 आ गया। इन सच अ केस इफ यू आर इंडिफरेंट एट रिसीविंग 3,000 फॉर a certain amount and not playing, then 3,000 will certainty equivalent। कहता जैसे आप गेम ही ना खेलो, आपको वैसे 3,000 दे दें। वाह यार वाह, क्या एग्जाम्पल है। कहते 3/10 कर लो, आने को 10 भी आ सकता है, 3 तो वैसे ही मिल सकता है, कहता बिना खेले ही। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 0.3 हो गया। वाह वाह, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कुछ ऐसे बना लेते हैं कि भाई कैश फ्लो प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे 10 लाख के, वो सब्जेक्ट टू कई ऑर्डर्स हैं जो हमें मिलने चाहिए तो आएगा, पर उनमें से ना एक टेंडर ऑर्डर है कि जिसका टेंडर ही हमारे पास आया हुआ है और वो होना ही होना है, उससे जो कमाई होएगी वो आप उसे सर्टेन कह लेते हैं। चलो, जैसे भाई अगलों ने बनाना है आपको पता ही है। अब कहते हैं इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट है। ये रिस्कलेस रेट पे डिस्काउंट होते हैं, जब सर्टेन बन गए तो रिस्कलेस रेट लगेगा। सिंस यू हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर रिस्क इन न्यूमरेटर यूजिंग सीई कोफिशिएंट, यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल टेंट अमाउंट टू डबल काउंटिंग और रिस्क। कहता अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल या हाई रेट अब यूज करते हो तो भाई ये गलत होगा। आफ्टर दैट नॉर्मल कैपिटल बस्टिंग इज अप्लाइड एक्सेप्ट आईआरआर मेथड, क्योंकि जो आईआरआर को रिस्क फ्री रेट से कंपेयर करो तो बात नहीं बनने वाली। तो ये भाई इन्होंने समझाया। इसमें एक जगह ये भी लिखा है, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट 0 से 1 तक का हो सकता। अगर ये 1 होगा तो उसका मतलब होगा कैश फ्लो सर्टेन ही है और मैनेजमेंट रिस्क न्यूट्रल है, मतलब मैनेजमेंट को इसमें रिस्क लग ही नहीं रहा। वैसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सिचुएशन में जर्नली अनसर्टेन होता है और मैनेजमेंट रिस्क अवर्स होती है, वो रिस्क अवॉइड करना चाहती होती है। तो ये कैश फ्लोज पड़े हैं, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स हैं। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर देगा, पहले आप देख लो अच्छे से। इन सबको मल्टीप्लाई करके सर्टेन वैल्यूज आ जाएंगी, उनकी भाई साहब ये डिस्काउंटिंग कर देंगे रिस्क फ्री रेट पे, फिर आउटफ्लो माइनस करके कहेंगे लो बेटा एनपीवी आ गई। मस्त है भाई, आ जाए पेपर में तो मजा आ जाए। तो थोड़ा सा आगे डिस्कशन भी हो, देखना अगला लेक्चर रहेगा जिसके अंदर भाई इतने के क्वेश्चन कर दें पहले, कितने, ताकि और ज्यादा ही ना पढ़ दें, इनके क्वेश्चन निपटा लें फिर और पढ़ेंगे।
डन है जी।